लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म लॉ जिसका नाम था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन उसे फिनिश कर लिया है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सारी चीजें उस लॉ के बारे में, मीनिंग, एजम्पशंस, उसको एक्सप्लेन किया था, उसके कॉजेस देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे लॉ को शुरू करेंगे और ये जो सेकेंड लॉ है आपका, ये लॉन्ग रन लॉ होगा जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। आज हम लोग लॉन्ग रन लॉ देखने वाले हैं प्रोडक्शन में, जो आपको लंबे समय में, लंबी अवधि में जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा हम उसे डिस्कस करेंगे और जरा जानेंगे कि ये लॉ क्या कहता है। फिर इस लॉ को हम लोग अगेन इसके मीनिंग को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कॉजेस की बात करेंगे और फिर हमारा ये लॉ जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लॉ के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ लिखो, इसके नाम से देख के समझ लो। ये लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। ठीक है, तो सिंपल है। स्केल बोलने का मतलब हुआ, अच्छा स्केल का क्या मतलब हुआ वो आपको फर्दर समझ में आएगा, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसमें अब सिंपली चेंज को देख रहे हैं। रिटर्न में जो चेंज देखने को मिलेगा आउटपुट में, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। स्केल बोलने का मतलब हुआ कि जो इनपुट है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब हम उन सबको चेंज एक साथ कर देंगे तो उस केस में प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बदलेगा। तो जब प्रोडक्शन के स्केल में चेंज आएगा तो उसके कारण जब आप इनपुट्स के स्केल को चेंज करोगे तो उसके बदले में रिटर्न में आपको जो चेंज देखने को मिलेगा, किसमें, तो आउटपुट में, हम उसे ही डिस्कस करने वाले हैं अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। चलो इसको जरा देखें। सबसे पहले मैंने बोला कि ये जो लॉ है ये आपका लॉन्ग पीरियड लॉ है। ठीक है, ये लॉन्ग रन लॉ है। शॉर्ट पीरियड में आपको रिटर्न्स टू द स्केल देखने को नहीं मिलेगा। ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होने वाला लॉ है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको लॉ के बारे में बताऊं और ये स्केल के मतलब को हम समझें, आप जरा ये चीज याद करो कि लॉन्ग रन में होता क्या है। तो लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, आप डेफिनेशन याद करेंगे जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ऑल मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितने भी हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, वेरिएबल हैं। वेरिएबल है का मतलब है कि आप उनको चेंज कर सकते हो। तो होता क्या है ना कि जब आप अपने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ चेंज कर देते हो, उनको आप बदलते हो, तो उस केस में प्रोडक्शन का जो स्केल है, प्रोडक्शन का, उत्पादन का जो पैमाना है, स्केल का मतलब हो गया पैमाना, वो जो है आपका चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन का स्केल बदल जाता है। तो जब भी आप इनपुट में एक इनपुट को चेंज करो या सारे इनपुट को चेंज करो, हमें ये पता है कि जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करता है किस पर, तो इनपुट्स पर। यहाँ पर आई से आप इनपुट समझो कि हम इनपुट डिनोट कर रहे हैं और क्यू मतलब हो गया आउटपुट, और आउटपुट जो है वो फंक्शन होता है इनपुट का। प्रोडक्शन फंक्शन का आप इक्वेशन भी याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट जो है वो फंक्शन है इनपुट का। तो यहाँ पे इनपुट का मतलब हो गया सारे के सारे इनपुट की बात हो रही है, ऑल द इनपुट। तो जब आप सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा कि आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यही चेंज जो आपको आउटपुट में देखने को मिलता है, कब, जब आप अपने सारे के सारे इनपुट्स को चेंज करते हो। हम उसी चेंज को जिस लॉ के अंदर डिस्कस करते हैं, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। बहुत सिंपल है, आपको इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली बात समझो। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल एक लॉन्ग पीरियड लॉ है। लॉन्ग पीरियड में आपके सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल है, मतलब आप सबको चेंज कर सकते हैं। अब क्या है कि आप जब सबको चेंज कर सकते हो तो उस केस में क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हो तो आपके प्रोडक्शन का जो स्केल है वो चेंज हो जाता है। और जब भी आप इनपुट में चेंज करोगे तो ये बात हमको पता है कि हमारा आउटपुट चेंज होगा, और आउटपुट में जो चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन ऑल द इनपुट्स, बस उसी चेंज को इस
इस लॉ के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो इसके डेफिनेशन को हम थोड़ा समझेंगे और फिर इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे उस पर बात करते हैं। तो ये लॉ जो है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल, एक्सप्लेन करता है इस लॉ के अंदर, अंडर दिस लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में जो चेंज होगा, रिजल्टिंग मतलब परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप आउटपुट में होने वाले चेंज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट्स, इनपुट्स जितने भी हैं उनमें आप अनुपातिक तौर पर जब बदलाव करेंगे, उसको चेंज करेंगे, इनपुट को सिंपली जब आप चेंज करोगे, सारे के सारे इनपुट चेंज हो रहे हैं, तो एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी कि आपको उनके बीच का प्रोपोर्शन सेम रखना है। अब इसका क्या मतलब है कि प्रोपोर्शन सेम रखना है। सपोज करो हम मान रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट से, सपोज करेंगे, ठीक है। ओनली विद द लेबर एंड कैपिटल हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, और उसके कारण हमारा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इमेजिन किया है कि लेबर एंड कैपिटल आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप इनपुट को 2 के रेशियो से चेंज करोगे, देन प्रोपोर्शनेट का मतलब बता रही हूं कि जब आप लेबर को 2 के रेशियो से चेंज करोगे, देन आपको कैपिटल को भी 2 के प्रोपोर्शन से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जो भी चेंज करोगे इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें जो भी चेंज होगा आपका, वो आपका होना चाहिए बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में। तो होता क्या है कि जब आप सारे इनपुट्स को इक्वल प्रोपोर्शन में करते हैं चेंज, तो उसको चेंज करने के कारण आपके आउटपुट में जो चेंज आएगा रिजल्ट के तौर पर, हम उसी चेंज को डिस्कस कर रहे हैं अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, एक बार और रिपीट कर रही हूं। अंडर दिस लॉ वी डिस्कस the resulting change in output due to proportionate change in inputs, ठीक है। मतलब आप सारे इनपुट्स को एक अनुपात में चेंज करोगे, सेम प्रोपोर्शन में चेंज करोगे, उसके कारण आउटपुट में जो चेंज आएगा, हम उस चेंज को डिस्कस करने वाले हैं अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। अब ऐसा है कि हमें एक अब तक की इतनी बात समझ में आ गई है कि हमने इनपुट को बदलना है और इनपुट को बदलने से आउटपुट में चेंज आएगा। तो आउटपुट में जो चेंज आपको देखने को मिलने वाला है अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल, आपको वो 3 तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। इस लॉ के अंदर आपको 3 तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा। नाम सुनने में आपको सिमिलर लगेगा, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है रिटर्न्स टू अ फैक्टर में, तो सिमिलर ही है, बस यहाँ पर स्केल की बात हो रही है, वहां पर अ फैक्टर की बात हो रही थी। वहां बात करते थे कि एक फैक्टर को चेंज करेंगे तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा। और लॉन्ग रन लॉ जो है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल, इसमें बस इतना डिफरेंस है कि यहां बात करते हैं कि जब सारे इनपुट को चेंज करेंगे तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा। तो माइनर सा डिफरेंस है, बट फिर भी डिफरेंस है, तो आप उस हिसाब से समझे। तो पहला जो रिटर्न आपको देखने को मिलेगा वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। दूसरा जो चेंज देखने को मिलेगा वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल, और तीसरा रिटर्न जो है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। ये 3 तरह का चेंज, ये 3 तरह का रिटर्न आपको इस लॉ के अंदर डिस्कस करना है, जिसे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम वगैरह बनाएंगे, डायग्राम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब है। तो समझोगे जरा ध्यान से, देखो हम ये वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये हमने मान लिया है कि इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने मान लिया कि आउटपुट जो है वो सिर्फ 2 इनपुट का फंक्शन है, ओनली लेबर एंड कैपिटल। अब सवाल है कि क्यों 2 ही क्यों माना, तो ये आपको मैं आगे बताऊंगी कि हमने 2 ही इनपुट क्यों माना हुआ है, 2 से ज्यादा क्यों नहीं लिया, क्या दिक्कत है, वो आपको आगे के वीडियो में समझ में आ जाएगा। जरा देखोगे, हमारा जो आउटपुट है, सपोज करो कि हम एक लेबर और एक कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 इनपुट लिया है, लेबर एंड कैपिटल, और उसको हमने इक्वल प्रोपोर्शन में ले रखा है, 1:1 के प्रोपोर्शन में लिया हुआ है।
जब हम एक लेबर और एक कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं, तो सपोज करो कि आउटपुट का जो यूनिट प्रोड्यूस होता है वो 10 होता है, ठीक है। मतलब एक लेबर और एक के प्रोपोर्शन में लेबर एंड कैपिटल का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो जो आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 यूनिट्स, ठीक है। अब हमारा लॉ बोलता है कि हमें अपनी इनपुट को चेंज करना होगा और इनपुट को हम चेंज करेंगे और हमारा आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यही आपको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल बताता है। हम यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब है, तो समझोगे। सपोज करो कि हमने इनपुट को चेंज किया, चेंज मतलब बढ़ा दिया है, ठीक है। अब सेम प्रोपोर्शन में सपोज हमने अपने इनपुट्स के स्केल को दुगना कर दिया, समझेंगे बात को। हमने अपने इनपुट को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाया है, तो जो इनपुट का स्केल है सपोज वो बदल जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे 1L से लेबर हमने 2L कर दिया और कैपिटल को भी हमें सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाना है, तो इसे भी हम 1K से बढ़ाकर करेंगे 2K। जब आपने ये काम किया है ना कि आपने अपने इनपुट को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया, इस केस में आपके इनपुट का जो स्केल है वो बदल चुका है, वो बढ़ चुका है, ठीक है। पहले 1 का स्केल था, अब स्केल जो है वो 2 का हो चुका है, पैमाना बढ़ चुका है इनपुट का। इस केस में क्या होगा, हमें ये तो पता ही है कि हम इनपुट को बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, ये हम जानते हैं। अब सवाल है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब है, आउटपुट में कितने का चेंज आएगा। तो देखो, इनपुट को हमने दुगने से बढ़ाया है, डबल प्रोपोर्शन कर दिया, कायदे से हमारा आउटपुट भी दुगना होना चाहिए था, ठीक है। तो दुगना होने के कारण यहाँ पे 20 यूनिट्स होना चाहिए था, बट सपोज करो कि 20 से बढ़कर के हो गया 25 यूनिट्स, ठीक है। अब समझोगे बात को कि यहाँ पर आपका जो आउटपुट है उसमें चेंज देखने को मिला है आपका, और जो चेंज है वो कितने का है, तो वो 15 यूनिट्स का है, ठीक है। यहाँ पे देखना कि आपने अपने इनपुट को डबल किया था, दुगने प्रोपोर्शन में बढ़ाया, और आपका आउटपुट दुगने से भी ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ा, 20 की जगह 25 यूनिट प्रोड्यूस हो गया। तो जब भी ऐसा होगा, इसी तरह के रिटर्न को, इसी तरह का जो रिटर्न देखने को मिलेगा, हम उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल कहते हैं। ये हमने एग्जाम्पल से समझा था, वैसे समझो इसको कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल बोलता है कि जब भी हम इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट में अगर इनपुट के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इनपुट में जो भी चेंज किया आपने, अगर आउटपुट में चेंज तो होगा पक्की बात है, लेकिन आउटपुट का चेंज अगर इनपुट के चेंज से ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि आपके फर्म को, आपकी इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बहुत ही सिंपल है, बस इतना समझोगे कि इनपुट को जितना आप चेंज करोगे, जितना बढ़ाओगे, आउटपुट अगर उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे 1 के प्रोपोर्शन में इनपुट था तो आउटपुट 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा था। जब इनपुट को हमने दुगने से बढ़ा दिया तो आउटपुट दुगने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल इज ऑपरेटिव इन द फर्म और द इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखोगे हमारा सेकंड रिटर्न है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न इतना ही है। कांस्टेंट रिटर्न्स को जरा देखिए, कांस्टेंट रिटर्न्स क्या कहता है, नाम से थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर है कि सपोज करो कि 1L, मतलब आपने एक के प्रोपोर्शन में इनपुट का इस्तेमाल किया हुआ है, आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है 10। सपोज करिए कि एक के प्रोपोर्शन में हम जब लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं तो आउटपुट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 10 यूनिट्स हो रहा है। अब कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब क्या है, तो सपोज करो कि आपने अपने इनपुट को बढ़ा दिया, इसको बढ़ाकर 1 के स्केल से बढ़ाकर कर दिया 2 के स्केल पर, तो 1L लेबर भी बढ़ेगा 2 एंड कैपिटल भी आपको 1K से करना पड़ेगा 2K। यहां पर आपने अपने इनपुट को बढ़ाया है, आउटपुट तो बढ़ेगा ही, ये हम जानते हैं। तो
सपोज अगर आपका आउटपुट, चूंकि यहाँ पे आपने दुगने से अपने इनपुट को बढ़ाया है और आपका आउटपुट जो है वो भी अगर दुगने से ही बढ़ता है, इसका मतलब है कि आपके फर्म में, आपकी इंडस्ट्री में कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल एप्लीकेबल हो रहा है। कहने का मतलब हुआ कि जो भी इंक्रीज किया है आपने इनपुट में, जितना भी इंक्रीज किया, अगर उसके इक्विवेलेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा आउटपुट में, इसका मतलब है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, सो द कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल का मतलब ही हुआ कि जितना चेंज किया इनपुट में उसी के इक्वल में चेंज हो रहा है आउटपुट में, ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। दुगने से बढ़ाया इनपुट भाई, तो आउटपुट भी जो है हमारा वो 2 टाइम्स क्या हो गया, तो बढ़ गया। ठीक, ये है आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल। इसी को कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल, कि दोनों का जो चेंज होगा, दोनों का जो इंक्रीज होगा वो इक्वल होगा। अब बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल का क्या मतलब है। सपोज करो कि आपने लेबर और कैपिटल को सेम प्रोपोर्शन में लगाया है, आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है 10 यूनिट्स। अब आपने अपने इनपुट को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा दिया, तो आपने अपने इनपुट के स्केल को 1 से कर करके 2 में कर दिया है, तो स्केल बदल करके 2 का हो चुका है, 2L में लेबर है और 2K में कैपिटल है। ओके, अब दुगना किया था आपने अपने इनपुट को, कायदे से आउटपुट भी दुगना होना चाहिए था, बट अगर ये दुगना न होकर, डबल न होकर डबल से कम हो जाता है। सपोज देखो, एक बात समझोगे, इनपुट को बढ़ाया है यहाँ पे हमने, ठीक है, तो आपका आउटपुट भी बढ़ा है, घटा नहीं है। डिक्रीजिंग का मतलब मत समझ लेना कि घट जाएगा, नहीं, घटेगा नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रपोर्शन से बढ़ाया है, चूंकि हमने इनपुट को दुगना कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ाया, तो आउटपुट 2 टाइम्स बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये दुगने से 20 से घट करके 18 ही रहा है, बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। तो इस तरह के पैटर्न को हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। इसको सिंबल वाइज आप देख लो कि अगर आपने इंक्रीज किया है इनपुट में और अगर आपका आउटपुट में जो इंक्रीज हुआ है वो इनपुट के इंक्रीज से कम है, इसका मतलब है कि जितना इनपुट बढ़ाया आउटपुट बढ़ा जरूर लेकिन कम बढ़ा। इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल फर्म में लागू हो रहा है। तो ये आपके 3 रिटर्न्स हैं जिसको यहाँ पे हमने ब्रीफ किया है। इसके आगे हमको ये तीनों रिटर्न्स जो हैं वो समझने हैं। मैं आपको आइसोक्वांट कर्व की मदद से ये तीनों रिटर्न्स को एक बार और एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम लोग बातें ये भी करेंगे कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स आता है, मतलब इनपुट को बढ़ाया तो आउटपुट ज्यादा बढ़ जाता है, या कांस्टेंट रिटर्न्स आता है कि इनपुट को जितना बढ़ाया आउटपुट उतना ही बढ़ता है, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स है कि इनपुट को जितना बढ़ाया आउटपुट उससे कम बढ़ता है। ये तीनों को हम लोग कर्व से पहले समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर हम लोग इसके कॉजेस पर भी चलेंगे कि आखिर ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न्स हमें लॉन्ग रन में क्यों देखने को मिलेगा, ऐसा कब होगा, क्या कारण है। तो ये सारी बातें जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमने डेफिनेशन देखा हुआ है कि क्या है लॉ का मतलब, लॉ के अंदर आपको कौन कौन से रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और उन हर एक रिटर्न्स का क्या मतलब है, हमने यहाँ तक की बात खत्म करी है। अब इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखें, समझें, आपको समझ आएगा, फिर आगे की वीडियो में इसे हम और क्लियर करेंगे। थैंक यू।